साथियों, आज हम चाइनीज़ हिस्ट्री करेंगे और चाइनीज़ हिस्ट्री में हम डॉक्टर सुन यात सेन और उनकी बायोग्राफी और उनका क्या रोल था 1911 एडी में जो रेवोल्यूशन होती है, चाइनीज़ रेवोल्यूशन होती है, उसमें उनका क्या रोल था और उन्होंने क्या सिग्निफिकेंट रोल निभाया। इससे पिछले लेक्चर में हमने डॉक्टर सुन यात सेन की बायोग्राफी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम एक बार और करेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने डॉक्टर सुन यात सेन की बायोग्राफी की वीडियो नहीं देखी है, आप एक बार वो बायोग्राफी देख लो। फिर उसके बाद ये जो वीडियो है वो डिटेल्ड वीडियो है, पूरी मतलब डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है डॉक्टर सुन यात सेन की बायोग्राफी को, और उनकी जो भूमिका थी 1911 की चीनी क्रांति में, उनकी जो भूमिका थी उसको इस लेक्चर में डिटेल में कवर किया हुआ है। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो एक बार पिछली वीडियो भी देख लेना डॉक्टर सुन यात सेन की। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर सुन यात सेन को 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल का चीन का एक बहुत ही प्रसिद्ध राजनेता था वो। डॉक्टर सुन यात सेन को आधुनिक चीन का निर्माता कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, और वह अपने समय के न केवल चीन के बल्कि विश्व के एक फेमस राजनीतिज्ञ थे जिसने चीन में गणतंत्र की स्थापना करी, चीन में मोनार्की को खत्म किया, चिंग डायनेस्टी को खत्म किया, मंचू शासन को खत्म किया, और 1911 की क्रांति के उपरांत वहां पर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया, और वहां डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना के। डॉक्टर सुन यात सेन ने अपनी लाइफ में काफी कठिनाइयों का सामना किया, बट उनका साहस कभी कम नहीं हुआ, और जो यत्न उन्होंने चीन में राजनीतिक चेतना और एकता लाने में के लिए किए थे उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। अंत में सख्त मेहनत के कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और 1925 में वो इस संसार को अलविदा कह गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था डॉक्टर सुन यात सेन का। डॉक्टर सुन यात सेन आज चाइना और ताइवान जिस लेवल पे आज खड़े हैं, तो उसमें डॉक्टर सुन यात सेन का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल माना जाता है, और दोनों कंट्रीज में बहुत सम्मान मिलता है इनको, डॉक्टर सुन यात सेन को। जैसे भारत में, इंडिया में महात्मा गांधी जी को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, वैसा ही सम्मान डॉक्टर सुन यात सेन को ताइवान में और चाइना में मिलता है, ठीक है। तो वहां की जो जनता थी वो काफी त्रस्त थी, परेशान थी चिंग डायनेस्टी से। लोगों पर बहुत ज्यादा हैवी टैक्स लगाए जाते थे, लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं किया जाता था, राजा लग्जरी लाइफ जीने में लगे हुए थे, जनता की कोई सुनवाई नहीं थी, ठीक है। अमीर अमीर हो रहे थे, गरीबों की सुनी नहीं जा रही थी। तो बहुत लोग वहां परेशान थे, सुसाइड करने को मजबूर थे। तो इस महान क्रांतिकारी ने जन्म लिया वहां पर 1866 में चाइना में, और लोगों की और चाइना की तकदीर ही बदल के रख दी, ठीक है। तो अगर आप चाइनीज हिस्ट्री पढ़ते हो, इस क्रांतिकारी को आपने नहीं पढ़ा तो फिर कोई फायदा नहीं चाइनीज हिस्ट्री पढ़ने का। डॉक्टर सुन यात सेन के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं, अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर सुन यात सेन को, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर सुन यात सेन को फादर ऑफ मॉडर्न चाइना कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, आधुनिक चीन का निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर सुन यात सेन का जन्म 12 नवंबर 1866 को शियांगशान जुआंगशान ग्वांगडोंग प्रोविंस चाइना में हुआ था। तो ग्वांगडोंग बड़ा फेमस है, किस लिए? डॉक्टर सुन यात सेन के वजह से,
ठीक है, क्योंकि एक महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ था गुआंग डोंग में। इनके फादर का नाम सुन दैचिंग था और माता का नाम मैडम यांग था। इनके फादर बहुत गरीब किसान थे। इनकी इनकी एक से ज्यादा शादी हुई थी और जो इनकी पहली पत्नी थी उसका नाम लू मुजेन था। ठीक है, तो इनकी एक से ज्यादा शादियां हुई थी, किसी से डाइवोर्स हुआ। ठीक है, तो इनकी एक से ज्यादा शादियां हुई थी। इनको चाइनीज फिजिशियन कहा जाता है क्योंकि ये पेशे से डॉक्टर थे, रेवोल्यूशनरी थे। 1911 की जो चीनी क्रांति हुई उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। स्टेट्समैन थे ये, एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे। ठीक है, चाइना के लोगों की जो जरूरत थी उसके हिसाब से इन्होंने शासन स्थापित किया चाइना में। 1911 की चीनी क्रांति के उपरांत वहां डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करी और लोगों को समान हक दिलवाया। ठीक है, इनके जो फादर थे सुन दैचिंग, वो एक बहुत गरीब किसान थे। अपने खेतों में चावल की फसल पैदा करते थे। वो चीन के अन्य किसानों की तरह उनके फादर साहब को भी अपनी उपज का आधा हिस्सा लगान के रूप में जमींदार को देना पड़ता था। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी, उसका घर मिट्टी का बना हुआ था। तो इसी गरीबी से घर में इसी गरीब घर में 1866 को एक होनहार बच्चे ने जन्म लिया जो आधुनिक चीन का निर्माता बना और अपनी उपलब्धियों के कारण विश्व का महान व्यक्ति बन गया था। तो जैसे आप देख सकते हो उनकी प्रारंभिक जीवन, उनकी शुरुआत से उनके जीवन में कठिनाइयां थी डॉक्टर सुन यात सेन के, क्योंकि उनके फादर साहब बहुत गरीब किसान थे। उन्हें बहुत ज़्यादा लगान देना होता था जमींदार को। ठीक है, और वो कच्चे मकान में रहते थे। तो आप समझ सकते हो कि जिस इंसान का प्रारंभिक जीवन ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो हर किसी का दुख दर्द समझने के काबिल है। जो इंसान जीरो से स्टार्ट करके फर्श से अर्श पे जाता है, जीरो लेवल से बहुत ऊपर के लेवल पे जाता है, वो हर किसी इंसान की पीड़ा को बखूबी समझता है। ठीक है, तो डॉक्टर सुन यात सेन ने गरीबी देखी बचपन से ही, तो इसीलिए उनके व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनैलिटी में काफी समझ थी गरीब लोगों की। ठीक है, समाज के में सुधार लाने की उनमें बहुत ज्यादा समझ थी। नेक्स्ट है एजुकेशन के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया। डॉक्टर सुन यात सेन को कि जब एज 13 हो जाती है, 13 वर्ष के जब वो हो जाते हैं, तो उनके बड़े भाई सन में ने अपने पास हवाई आइलैंड में शिक्षा प्राप्ति के लिए इनको बुला लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर सुन यात सेन 13 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई के पास सुन में के पास हवाई आइलैंड में चले जाते हैं एजुकेशन के लिए। आर्मी ने अपने यत्नों और प्रभाव से सनमी ने अपने यत्नों और प्रभाव से डॉक्टर सुन यात सेन को एलिगोकन चर्च के एलिगोकन चर्च के एक फेमस स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। जैसे ही हवाई आइलैंड जाते हैं डॉक्टर सुन यात सेन, उनका जो ब्रदर था सन में, वो उनको एक मिशनरी स्कूल में एडमिशन दिलवा देता है। ठीक है, उस स्कूल में डॉक्टर सुन यात सेन ने पश्चिमी विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, वेस्टर्न साइंस की एजुकेशन गेट की। डॉक्टर सुन यात सेन का मेलजोल क्रिश्चियनिटी के प्रचारकों के साथ हुआ। ठीक है, ईसाई धर्म के प्रचारकों के साथ हुआ। उनके प्रभाव ने डॉक्टर सुन यात सेन के अंदर ईसाई धर्म के प्रति श्रद्धा पैदा कर दी। वह ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए तैयार हो गया। इससे उसका बड़ा भाई सन में नाराज हो गया और उसने डॉक्टर सुन यात सेन को वापस चीन भेज दिया। तो आप
समझ सकते हो कि डॉक्टर सुन्यास सेन को ईसाई धर्म के प्रति लगाव क्यों हुआ और कैसे हुआ। जब वो 13 वर्ष की आयु में अपने ब्रदर के पास, सन में के पास हवाई आइलैंड चले जाते हैं एजुकेशन गेट करने के लिए, और उनका ब्रदर उनकी एडमिशन करवा देता है एक मिशनरी स्कूल में, जहां उसको क्रिश्चियनिटी के बारे में पता चलता है। वो क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म के प्रचारकों के साथ उसका मेल जोल होता है, तो उसको पता चलता है क्रिश्चियनिटी के बारे में, ईसाई धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है। ठीक है, बट उसके भाई को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसको वापस चीन भेज देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है घर से बाहर निकालना और फिर वापस आना। डॉक्टर सुन्यास सेन को घर से निकाल दिया गया था। क्यों निकाला गया था? क्योंकि डॉक्टर सुन्यास सेन ईसाई धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा काफ़ी बढ़ गई थी, वो काफ़ी पसंद करने लगे थे क्रिश्चियनिटी को। ठीक है, तो उनके फैमिली को ये चीज़ रास नहीं आई, अच्छा नहीं लगता उनकी फैमिली को कि ये दूसरे रिलीजन में जा रहा है, तो वो उसको घर से निकाल देते हैं। तो डॉक्टर सुन्यास सेन क्या करते हैं कि वो नाराज हो जाते हैं और वो कैंटन पहुंच जाते हैं। ठीक है, वहां से फिर वो कहाँ चले जाते हैं? हांगकांग चले जाते हैं। हांगकांग में वो डॉक्टरी की पढ़ाई भी करते हैं, और वहाँ उनका मेल जोल जो है मिशनरियों के साथ रहता है, क्रिश्चियनिटी के लोगों के साथ रहता है। ठीक है, फिर वो दोबारा अपने घर आ जाते हैं, और फिर उनको काफ़ी नॉलेज हो जाती है कि ईसाई धर्म के प्रचारकों से मेल जोड़ जब उनका बढ़ता जाता है तो उनको काफ़ी नॉलेज हो जाती है धर्म को लेकर। ठीक है, तो जिस कारण वो जब चीन वापस आते हैं तो वो चीन में जो प्राचीन रिवाज चल रहे होते हैं, मूर्ति पूजा चल रही होती है और अंधविश्वास चल रहे होते हैं, तो वो उसके विरोधी बन जाते हैं। ठीक है, 1886 में उन्होंने अपने घर के पास ही, गांव के निकट ही, एक गांव की लड़की जिसका नाम था लू मुजेन, उसके साथ शादी कर ली। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डॉक्टर सुन्यास सेन काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज में भी रहे, हांगकांग रहे, ठीक है, जापान में भी रहे। तो डॉक्टर सुन्यास सेन को लगता था कि अगर मैं चाइना की किस्मत बदलना चाहता हूँ, चाइना को एक अच्छा देश बनाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ के एजुकेशन शिक्षा के स्तर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जब एजुकेशन किसी कंट्री की अच्छी होती है तो वो देश अपने आप तरक्की करने लग जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों में एक सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, वो लोग समझने लग जाते हैं, उनकी सोचने की, समझने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर सुन्यास सेन ने क्या किया, एक शिक्षा समिति की समिति बनाई। ठीक है, और शिक्षा को सुधारने के लिए उन्होंने एक प्रपोजल तैयार किया, और वो उस टाइम चिंग डायनेस्टी थी वहां पर चाइना में। तो उस टाइम की जो महारानी थी उनके पास ये प्रपोजल भेजा कि हमें शिक्षा में सुधार करना चाहिए, हमें शिक्षा प्रणाली को चेंज करना चाहिए। ठीक है, जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में की जो एजुकेशन पॉलिसी है वैसी हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी रखनी चाहिए। बट उस टाइम जो मंचू सरकार की महारानी थी, चिंग डायनेस्टी की जो महारानी थी, उसको इंटरनेशनल लेवल की ना नॉलेज थी, उसे ये नहीं पता था कि बाकी देश डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और हम बाकी कंट्री से पीछे है तो क्यों पीछे है। ठीक है, ना उसको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पता थी। तो उसने क्या किया, महारानी ने डॉक्टर सुन्यास सेन का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया कि मैं एजुकेशन को बिल्कुल नहीं चेंज करूंगी, जैसी चल रही है, चाहे वो बेकार है, जो है जैसी भी है, मैं एजुकेशन पॉलिसी को चेंज नहीं करूंगी। तो उस टाइम की जो महारानी थी चिंग डायनेस्टी की, उसने डॉक्टर सुन्यास सेन के प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो डॉक्टर सुन्यास सेन को बड़ा धक्का लगा, ठीक है, इस चीज से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है डॉक्टर सुन्यास सेन का निर्वासन। ठीक है, वो एक बार दोबारा चाइना छोड़कर चले जाते हैं, और चाइना छोड़ने का रीजन क्या होता है, जैसे हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि डॉक्टर सुन्यास सेन ने एक शिक्षा समिति की स्थापना करी थी, और वो एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना चाहते थे, बट
उस टाइम की जो चिंग डायनेस्टी की महारानी थी उन्होंने उनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा, जिससे डॉक्टर सन्यास सेन को बड़ा धक्का लगा। और डॉक्टर सन्यास सेन को लगा कि अगर ये जो मंचू प्रशासन है, शासन है, चिंग डायनेस्टी है, ये प्यार से समझने वाली नहीं है, इनके खिलाफ कोई विद्रोह करना पड़ेगा या क्रांति करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये चिंग डायनेस्टी है ये चाइना का भला करेगी नहीं, ठीक है, ये चाइना के लोगों को कमजोर बनाएगी, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे भी चाइना कमजोर होगा। तो पूरे चाइना को तरक्की की रास्ते पे लाने के लिए चिंग डायनेस्टी को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसीलिए डॉक्टर सन्यास सेन ने एक क्रांतिकारी स्टेप उठाने की सोची, ठीक है। तो वो वहां की चीन की जनता को क्रांति के लिए तैयार करने लग गए, ठीक है, और लोगों को समझाने लग गए कि मंचू सरकार जब तक सत्ता में है तब तक चाइना में कुछ सुधार नहीं हो सकता। और इनको ये था कि अभी हमारा जो संगठन है, जो हमारी समिति है, वो इतनी ताकतवर नहीं है जो सीधा ही राजा से पंगा ले सके या चिंग डायनेस्टी से लड़ सके, ठीक है। तो उन्होंने गुप्त तरीके से लोगों को क्रांति के लिए तैयार करना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है, और उन्होंने धीरे धीरे हथियार इकट्ठे करने भी शुरू कर दिए। और धीरे धीरे डॉक्टर सन्यास सेन को एक इंसान का सहयोग प्राप्त होता है जिसका नाम होता है लुक हो तुंग, ठीक है। वो शिक्षा समिति के कार्यों से इतना खुश हो गया था कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी इस कमेटी को, शिक्षा समिति को डोनेट कर दी थी, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वहां की जो चिंग डायनेस्टी होती है उसको इस क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत जो लीडर हैं उनको पकड़ लिया जाता है, ठीक है, मंचू प्रशासन द्वारा, और कईयों को मृत्युदंड दे दिया जाता है, कईयों को बंदी बना लिया जाता है। और इस प्रकार जो डॉक्टर सन्यास सेन को जो सबसे बड़ी सपोर्ट की थी जिस बंदे ने, जिसका नाम था लुक हो तुंग, इसको पकड़कर मृत्युदंड दे दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। तो जो ये क्रांति हुई उसमें से जो सबसे पहला शहीद होने का गौरव प्राप्त हुआ था वो लुक हो तुंग को हुआ था। बट किसी तरह डॉक्टर सन्यास सेन यहां से भाग जाते हैं, और वो भागकर कहां चले जाते हैं, सही सलामत वो हांगकांग चले जाते हैं, ठीक है, हांगकांग चले जाते हैं। और फिर 1895 में चीन जापान युद्ध शुरू हो जाता है, तब वो वहां से जापान चले जाते हैं। और जब जापान जीत जाता है चीन जापान युद्ध में, तो फिर उनको लगता है कि अब परिवर्तन लाने की जरूरत है, अब चाइना में दोबारा जाकर वहां पर बदलाव लाने की जरूरत है, ठीक है साथियों। तो डॉक्टर सन्यास सेन चाइना छोड़कर क्यों जाते हैं, क्योंकि चिंग डायनेस्टी को पता चल गया था कि डॉक्टर सन्यास सेन कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं, कुछ लोगों को, जनता को भड़का रहे हैं या जनता को अवेयर कर रहे हैं चिंग डायनेस्टी के खिलाफ, और उन्होंने हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही यह सूचना चिंग डायनेस्टी के लोगों को मिली, महारानी को मिली, तो उन्होंने काफी इनके क्रांतिकारी साथियों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया, कईयों को फांसी दे दी। और यहां पर डॉक्टर सन्यास सेन यहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, वो चीन छोड़कर हांगकांग चले जाते हैं। फिर 1895 में चीन जापान युद्ध होता है, तो वो हांगकांग से फिर कहां चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, हिसंग चुंग हुई या हुंग चुंग हुई की स्थापना। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हिसंग चुंग हुई या हुंग चुंग हुई की स्थापना। अब जो ये स्थापना होती है, तो ये स्थापना क्यों होती है, ये जो
डॉक्टर सन्यास सेन ने अपने विचारों के प्रचार के लिए हिसंग चुंग हुई सरकार की स्थापना 1894 में की। इससे पहले डॉक्टर सन्यास सेन ने विरोध के लिए परंपरावादी ढंग अपनाया था। डॉक्टर सन्यास सेन ने ना एक बार चिंग डायनेस्टी का जो राजा था उन्हें एक चित्र खींचकर भेजा था, ठीक है, और एक लेटर भेजा था। उसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारे देश की अगर इकोनॉमिक पॉलिसी को में सुधार लाया जाए तो चीन एक पावरफुल देश बन सकता है, ठीक है। और उसने उस लेटर में कहा था कि चीन की भूमि की जो उत्पादक शक्ति है उसको हमें यूज करना चाहिए अच्छे से, ठीक है। जो फार्मर्स हैं उनको ऐसी ऐसी फैसिलिटीज दी जानी चाहिए कि वो अपनी योग्यता के अनुसार उसे प्रयोग कर सके और उसमें मैक्सिमम आउटपुट दे सकें, प्रोडक्शन दे सकें। बट जो लेटर दिया था राजा को, उसने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और ना ही उसका कोई रिप्लाई आया राजा को। डॉक्टर सुन्यास सेन के पास ना ही कोई रिप्लाई आया राजा का। तो डॉक्टर सुन्यास सेन बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके थे चिंग डायनेस्टी के राजा रानी से, ठीक है, किंग क्वीन से, बट वो ना इनकी कोई लेटर को, इनकी रिक्वेस्ट को, इनके प्रपोजल को हमेशा क्या करते थे, ठुकरा देते थे, इग्नोर कर देते थे, ठीक है। तो डॉक्टर सुन्यास सेन को ये बात बड़ी हिट कर गई कि मैं इतने प्यार से इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं और मैं देश का भला चाहता हूं, बट ये मेरे को कुछ तवज्जो नहीं दे रहे। तो उनको फिर उनके मन में आ गया कि अब और कोई मेरे पास ऑल्टरनेट नहीं है, मुझे क्रांतिकारी स्टेप उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। मुझे पूरे चाइना के लोगों की किस्मत बदलनी है तो मुझे कोई बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। तो इस वजह से डॉक्टर सुन्यास सेन क्या करते हैं, एक संस्था बनाते हैं, हिसंग चुंग हुई, ठीक है। और इस संस्था के अंतर्गत वो क्या करते हैं, वो कैंटन में एक क्रांतिकारी विद्रोह कर देते हैं। बट जो सरकार होती है वो इस विद्रोह को बड़ी जल्दी दबा देती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर सेन इंग्लैंड चले जाते हैं और बड़ी मुश्किल से वो लंदन में पहुंचते हैं, ठीक है। बट वहां पर लंदन पहुंचने पर चीनी दूतावास को खबर मिल जाती है कि डॉक्टर सन्यास सेन यहां पहुंच चुके हैं। तो उसको वहां पर पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद उसको वहां पर थोड़ी देर के लिए अरेस्ट करके रखते हैं, ठीक है। बट डॉक्टर सुन्यास सेन की किस्मत बहुत अच्छी थी कि एक प्रोफेसर थे डॉक्टर स्टेनली, वो ना लंदन में छुट्टी बिताने आए हुए थे। प्रोफेसर डॉक्टर स्टेनली ने उनको हांगकांग में पढ़ाया था, तो वो अच्छे से डॉक्टर सुन्यास सेन को जानते थे। तो जैसे उनको खबर मिली कि डॉक्टर सुन्यास सेन को चीनी दूतावास ने अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो वहां से छुड़वा लेते हैं, चीनी दूतावास से डॉक्टर सुन्यास सेन को छुड़वा लेते हैं, ठीक है। तो अब इस फेलियर के बाद भी डॉक्टर सुन्यास सेन नहीं रुके। उन्होंने अपनी ना विदेशों में भी संस्था बनानी शुरू कर दी। एक उन्होंने अपनी संस्था बनाई होनोलुलु में, दूसरी जो संस्था बनाई योकोहामा में। तो एक संस्था उन्होंने होनोलुलु में बनाई, दूसरी योकोहामा में। तो जापान में भी वो रहे बहुत बार, और चीनी क्रांतिकारी को विद्रोह करने के लिए वो जापान से भी उत्साहित कर रहे थे। 1904 में डॉक्टर सन्यास सेन हांगकांग चले गए। चीनी सरकार अपने लिए, जो चिंग डायनेस्टी थी, वो अपने लिए डॉक्टर सुन्यास सेन को बड़ा खतरा समझती थी, ठीक है। तो डॉक्टर सुन्यास सेन को पकड़ने के लिए चिंग डायनेस्टी, वहां की सरकार ने इनाम भी घोषित कर रखा था, ठीक है। तो इस तरह 1905 तक डॉक्टर सुन्यास सेन विश्व के अधिकतर देशों में घूमकर जापान आ गए। जापान में चीनी विद्यार्थियों और लोगों ने उनका बहुत ज्यादा स्वागत किया। जब बॉक्सर का जो विद्रोह शुरू हुआ तो डॉक्टर सेन ने अच्छा अवसर देखकर केंद्रीय और दक्षिणी चीन में विद्रोह कर दिए, परंतु दोनों विद्रोह
उनके फेल साबित हुए या उन्हें दबा दिया गया। इन विद्रोह के प्रभाव के बारे में डॉक्टर सेन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उसके पहले विद्रोह के पश्चात सारा राष्ट्र उसे सिद्धांत रहित और विद्रोही समझने लगा था, बट 1900 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के पश्चात लोग उसे बुरा भला कहने से रुक गए और कई प्रगतिशील लोग उसकी मुसीबतों के लिए सहानुभूति भी रखने लग गए थे। इस तरह की कार्रवाई ने उसे चीन में एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता बना दिया। तो कई बार चाइना के लोगों ने भी उनको गलत समझ लिया कि ये हमारे लिए अच्छे नहीं है और जो भी ये कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे, ठीक है। बट थोड़ी देर बाद चाइना के लोगों को समझ आने लग गया कि ये वाकई में चाइना का अच्छा सोचते हैं, चाइना की तरक्की सोचते हैं, ठीक है। तो लोगों का विश्वास एक बार दोबारा बन जाता है डॉक्टर sun यat-sen के ऊपर। अगला जो पॉइंट है वो है तुंग मिंग हुई दल की स्थापना, ठीक है। तो जो ये दल की स्थापना हुई थी ये 1905 में हुई थी। यहां मैं लिख देता हूं 1905 में। तो जो ये दल बना था, इस दल को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो वहां चिंग डायनेस्टी थी उसको जड़ से खत्म करना और चाइना में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना और वहां जो किसान थे उनको बराबर जमीन का बंटवारा करना, ठीक है, ताकि सारे लोग अच्छे से कमा सके और अपनी जिंदगी चला सके, ठीक है। तो तुंग मिंग हुई दल की जो स्थापना हुई थी 1905 में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? चिंग डायनेस्टी मंचू शासन को खत्म करना और एक लोकतंत्र सरकार स्थापित करना चाइना में, और लोगों में जो किसानों में लैंड का जो एलोकेशन होना था वो बराबर एलोकेशन करना था, ताकि सब लोग अच्छे से कमाएं और उनकी जिंदगी अच्छे से चले, ठीक है। और लोग खुद अपने राष्ट्रपति को चुने अपने वोट से, ठीक है। तो तुंग मिंग हुई दल की स्थापना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? चिंग डायनेस्टी का खात्मा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार फिर क्रांति। अब आप समझ सकते हो कि डॉक्टर sun yat-sen ने 1911 की क्रांति से पहले बहुत बार क्रांति करने की कोशिश करी, ठीक है, गुप्त तरीके से भी, और बट वो बहुत बार उनको फेलियर का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही 1907 में वो एक बार क्रांति करने की सोचते हैं अपने दोस्त के साथ, ठीक है, क्योंकि लोग तो पहले से तैयार थे, इन्होंने लोगों में जागरूकता कर दी थी, लोगों को अवेयर कर दिया था क्रांति के बारे में, ठीक है, और चिंग डायनेस्टी के जितने भी फेलियर थे उनके बारे में भी लोगों को अवेयर कर दिया था डॉक्टर sun yat-sen ने। तो अब वो एक अटेम्प्ट करते हैं 1907 में क्रांति का, ठीक है, डॉक्टर sun yat-sen और उनके एक मित्र चैंग। बट क्या होता है कि सरकार को इस बार भी इस चीज का पता चल जाता है, ठीक है, और जो ये क्रांति है ये मतलब सक्सेसफुल नहीं होती है, ठीक है। और जो डॉक्टर sun yat-sen है और उनका जो फ्रेंड था चैंग, वो दोनों अपनी जान बचा के, ठीक है, एक साधु का वेश बदलकर वहां से उन्हें भागना पड़ता है, ठीक है। वो काफी टाइम तक छुपकर भागते हैं, ठीक है, ताकि चिंग डायनेस्टी के, चिंग शासन के पकड़ में ना आ सके। अब आता है गणतंत्र स्थापित करने में सफलता। अब वो घड़ी आ ही जाती है जिसका बेसब्री से चीन के लोग इंतजार कर रहे थे, और
ये दिन बहुत बड़ा दिन था डॉक्टर सुन्यास सेन की लाइफ में, क्योंकि इस इससे पहले डॉक्टर सुन्यास सेन चिंग डायनेस्टी का तख्ता पलट करने के कम से कम 10 प्रयास कर चुके थे। बहुत बार वो मरने से बचे। ठीक है, तो 1911 में 1911 ईस्वी में वो दिन आ जाता है जब चिंग डायनेस्टी को खत्म कर दिया जाता है चाइना से। ठीक है, और वहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाती है। तो क्या होता है कि हर बार डॉक्टर सुन्यास सेन को जितने भी क्रांतिकारी थे उनका पूरा कोऑपरेशन मिलता है, सहयोग मिलता है, बट 10 बार वो चीन सरकार का तख्ता पलट करने के जो उनके प्रयास होते हैं वो फेल हो जाते हैं। बट 1911 ईस्वी का जो प्रयास था वो उनका सक्सेसफुल हो जाता है। डॉक्टर सन्यास सेन का ज्यादातर समय दूसरी कंट्री में बीता था। क्यों? क्योंकि चिंग डायनेस्टी मंचू शासन उनको अपना शत्रु समझती थी। उनका देश में आने पर बैन लगा हुआ था, चाइना में आने पर बैन लगा हुआ था। उनके ऊपर वहां के चिंग डायनेस्टी ने इनाम घोषित किया हुआ था कि जो उनको पकड़ के लेकर आएगा उसको इनाम मिलेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि चीन में इनके जो एफर्ट्स थे क्रांतिकारियों के वो काफी उन्होंने काफी मेहनत करनी शुरू कर दी, और रोज चिंग डायनेस्टी मंचू सरकार के खिलाफ जो विरोधी थे उनकी वृद्धि होती जा रही थी। और जेचुआन एक प्रांत है चाइना में, वहां के लोग मंचू सरकार की रेल नीति से बिल्कुल खुश नहीं थे। इसलिए उन्होंने इकट्ठे होकर 9 अगस्त 1911 ईस्वी को मंचू सरकार के खिलाफ क्रांति शुरू कर दी। क्रांति की आग की लपटें चीनी सेना में भी जा पहुंची, और जो चीनी सेना के कुछ सोल्जर थे, सिपाही थे, उनमें भी विद्रोह हो गया कि हम मंचू सरकार के खिलाफ हैं। ठीक है, तो क्रांतिकारियों की शक्ति रोज बढ़ रही थी। दिसंबर 1911 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने यंगतुशी इलाके के 13 प्रांतों को अपने अधिकार में ले लिया, और चीन में मंचू सरकार का तख्ता पलट दिया गया, और चीन में क्रांतिकारी गणतंत्र स्थापित करने में सफल हो गए। तो आप समझ सकते हो कि डॉक्टर सुन्यास सेन का 1911 की क्रांति में कितना बड़ा रोल है। उस बंदे ने चिंग डायनेस्टी का तख्ता पलट करने के लिए 11 अटेम्प्ट किए, जिसमें से 10 बार वो फेल हो गया। 11वें अटेम्प्ट में उसको कामयाबी मिली। ठीक है, तो कोई भी क्रांति, जो कोई भी देश में आज जो खुशहाली है वो फ्री की नहीं है। बहुत बलिदान होता है, बहुत सैक्रिफाइस होते हैं क्रांतिकारियों के, कई लोगों के, कई सिपाहियों के। ठीक है, तो डॉक्टर सुन्यास सेन की लाइफ भी बड़ी डेंजरस रही। बहुत बार उनको मारने की कोशिश की गई, बहुत बार वो बच के निकले। ठीक है, पर उनकी जिंदगी में वो घड़ी आ ही गई जब जो उनका सपना था डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने का, वो 1911 की रेवोल्यूशन में वो सपना पूरा हो जाता है। तो चीन की क्रांति 1911 ईस्वी की जो हुई, उसमें जो पैरामाउंट लीडर थे, प्रोमिनेंट लीडर थे, वो डॉक्टर सुन्यास सेन थे। नेक्स्ट पॉइंट है नए गणतंत्र का राष्ट्रपति और क्यूमिनतांग दल की स्थापना। जब 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति होती है, तो इस क्रांति के जो सबसे पैरामाउंट लीडर होते हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट लीडर होते हैं डॉक्टर सुन्यास सेन। वो उस समय क्रांति के समय कहाँ होते हैं? अमेरिका में। तो जब क्रांति सक्सेसफुल हो जाती है तो क्रांतिकारी अपना मैसेज भेजते हैं डॉक्टर सुन्यास सेन के पास कि आप चीन आओ और आपको चीन का अब राष्ट्रपति बनाना है।
ठीक है। तो 24 दिसंबर 1911 ईस्वी को वो शंघाई पहुंचते हैं और 1912 ईस्वी में वो चीनी गणतंत्र के रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर सन्यास सेन सभी क्रांतिकारी दलों को मिलाकर, ठीक है, एक नई क्रांतिकारी दल बनाते हैं जिसका नाम वो रखते हैं क्यूमिन तांग। ठीक है, क्यूमिन तांग। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर सन्यास सेन का राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र। अभी हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि डॉक्टर सन्यास सेन को रिपब्लिक ऑफ चाइना का पहला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो एकदम उनको रिजाइन देने की क्या जरूरत पड़ जाती है राष्ट्रपति की पोस्ट से। ठीक है, तो ये एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो ये टर्निंग पॉइंट क्यों आता है? क्योंकि डेमोक्रेसी तो स्टैब्लिश होगी चाइना में, बट अभी भी कुछ ऐसे लोग थे वहां पर कि जो चिंग डायनेस्टी के फेवर में थे। ठीक है, वो उनको पसंद करते थे। तो डॉक्टर सन्यास सेन को लगा, वो काफी अच्छे पॉलिटिकल फिलोसफर थे, उनको लगा कि अब मुझे जो डेमोक्रेसी है उसको लंबे टाइम तक चाइना में रखना है, तो उसको रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उनको लगता था कि मैं अगर जो चिंग डायनेस्टी के जो फॉलोवर्स हैं, जो समर्थक हैं, उन्हीं में से एक को, ठीक है, अगर राष्ट्रपति बना देता हूं और उसके सामने ये कंडीशन रख देता हूं कि आप उनको कहो कि चिंग डायनेस्टी के राजा जो भी है, रूलर है, कि आप अपना सिंहासन छोड़ दो, अपनी गद्दी छोड़ दो, तो मैं आपको राष्ट्रपति की पोस्ट दे दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो चिंग डायनेस्टी का सबसे बड़ा फॉलोवर होता है, उसका नाम होता है युआन शिकाई। युआन शिकाई के सामने डॉक्टर सन्यास सेन यही कंडीशन रखते हैं कि मैं चाहता हूं कि अगर डेमोक्रेसी चले चाइना में तो सब लोग उसके फेवर में हो। ठीक है, तो मैं आपके सामने ये कंडीशन रखता हूं कि आप बहुत बड़े फॉलोवर हो चिंग डायनेस्टी के, मैं आपके सामने ये कंडीशन रखता हूं कि आप चिंग डायनेस्टी के जो राजा है उनसे अगर कहो कि आप अपनी गद्दी छोड़ दो, ठीक है, तो मैं आपको राष्ट्रपति बना दूंगा। ठीक है, किसको? युआन शिकाई को। तो ये कंडीशन रखी जाती है और युआन शिकाई को राष्ट्रपति बना दिया जाता है और डॉक्टर सन्यास सेन राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पिछला पॉइंट डिस्कस किया कि डॉक्टर सन्यास सेन अब प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं और युआन शिकाई को पावर राष्ट्रपति बना देते हैं। ठीक है, कंडीशन के तहत। बट डॉक्टर सन्यास सेन यहाँ बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। उनको था कि युआन शिकाई वादे से मुकरेगा नहीं, ठीक है, वो अपने प्रॉमिस को तोड़ेगा नहीं। बट क्या होता है कि जैसे ही डॉक्टर सन्यास सेन युआन शिकाई को चाइना का राष्ट्रपति बना देते हैं तो वो वादा खिलाफी कर देता है, अपने प्रॉमिस से मुकर जाता है। ठीक है, और उसको जो कहा जाता है कि तू राजा को कह कि आप अपनी गद्दी छोड़ दो। ठीक है, वो अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता, पूरा नहीं करता। वो क्या करता है, वो खुद सोचने लग जाता है कि अब मैं चिंग डायनेस्टी के राजा को हटाकर खुद चाइना का राजा बनूंगा और जो ये डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करी है डॉक्टर सन्यास सेन ने 1911 की चीनी क्रांति से, वो डेमोक्रेसी भी खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो जब डॉक्टर सन्यास सेन को इस बारे में पता चलता है तो वो उसके लिए विद्रोह करते हैं। बट युआन शिकाई इस विद्रोह को दबा देता है और बहुत सारे क्रांतिकारियों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, नेशनल असेंबली को भी वो भंग कर दिया जाता है। ठीक है, और सारी पावर जो है युआन शिकाई अपने हाथ में ले लेता है।
तो डॉक्टर सुन्यास सेन को बड़ा धक्का लगता है कि मैंने क्या सोचकर इसको राष्ट्रपति की पोस्ट दी थी और इसने हमारे साथ क्या किया। ठीक है, इसने क्यूमिनतांग, युआन शिकाई ने क्यूमिनतांग पार्टी पर भी काफी बैन लगा दिए। ठीक है, तो डॉक्टर सन्यास सेन फिर क्या करते हैं कि वो फिर चाइना छोड़कर कहां चले जाते हैं, फिर वो चाइना छोड़कर जापान चले जाते हैं। ठीक है, और इस तरह वो 1916 तक जापान में ही रहते हैं। बट वो काफी आशावादी इंसान थे डॉक्टर सन्यास सेन। ठीक है, तो उन्होंने हार नहीं मानी, वो फिर भी सोचते रहे कि मैं कैसे अब इस सिचुएशन से डील करूं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि युआन शिकाई की मौत और डॉक्टर सन्यास सेन फिर चीन में 1916 में 1916 ईस्वी में युआन शिकाई की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर सन्यास सेन जापान से फिर वापस कहाँ आ जाते हैं, चीन में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो फिर क्यूमिंगतांग जो केएमटी पार्टी होती है क्यूमिंगतांग, उसको नए सिरे से फिर खड़ा करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, फिर दोबारा अपनी पार्टी को सुधारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि अपनी चाइना की आर्मी में इंप्रूवमेंट करने के लिए रूस के साथ एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि रूस काफी मदद कर रहा था चाइना की, ताकि चाइना में एक स्टेबल गवर्नमेंट आ सके, चाइना में सुधार हो सके। तो रूस काफी हेल्प कर रहा था चाइना की। ठीक है, बेशक दोनों अलग विचारधारा के थे, बट रूस काफी कोऑपरेट कर रहा था चाइना को। तो रशिया के कोऑपरेशन से वो अपनी आर्मी को काफी इंप्रूव करते हैं चाइनीज। ठीक है, और वहां पर नए नए जो इंप्रूवमेंट्स हो सकती है, चाहे वो आर्मी में हो चाहे वो और सेक्टर में हो, तो वो रशिया के कोऑपरेशन से वहां पर इंप्रूवमेंट्स की जाती है। तो अब समझ आ गया था डॉक्टर सन्यास सेन को कि हमें अब वेस्टर्न कंट्रीज पे डिपेंड नहीं होना, अब हमें रूस का कोऑपरेशन लेना चाहिए अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1929 में एक मीटिंग होती है रशिया के कोऑपरेशन से, राष्ट्रीय कार्यक्रम में रूसी प्रभाव और पहली राष्ट्रीय कांग्रेस। 1929 में एक पहली मीटिंग होती है जिसमें क्यूमिंगतांग पार्टी का संविधान बनाया जाता है रशिया के कोऑपरेशन से। और इसी संविधान में जो डॉक्टर सन्यास सेन के राजनीतिक दर्शन की 3 बातें हैं, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और पीपल्स लाइवलीहुड, ये तीनों को मान्यता मिल गई। ठीक है, इसी राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो 1929 में हुआ था। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सैनिक अकादमी स्थापित करना। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में चिंग डायनेस्टी की बात कर चुके हैं। ठीक है, युआन शिकाई की बात कर चुके हैं, और युआन शिकाई डॉक्टर सन्यास सेन के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट जो इस स्टोरी में बहुत ही फेमस चेहरा है, वो है चियांग काई शेक। जैसे ही मिलिट्री एकेडमी स्टैब्लिश होती है चाइना में, ठीक है, डॉक्टर सन्यास सेन को लगता है कि मुझे देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए एक मिलिट्री की जरूरत होगी, ताकि मैं लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं बाहर के एनिमीज से। तो उनको बहुत जरूरत महसूस होती है मिलिट्री की। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वो 1924 ईस्वी में वोम्पिया जगह पर एक मिलिट्री एकेडमी की स्थापना करते हैं। और जो सबसे खास शिष्य था डॉक्टर सन्यास सेन का, चियांग काई शेक, उसको वो इस एकेडमी का हेड बना देते हैं। ठीक है, और एक फेमस क्रांतिकारी है चाओ एन लाई, इसको
इस एकेडमी का सेक्रेटरी सचिव नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके और भी नाम है, वो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखना है। चाउ एन लाई का एक और नाम है, ठीक है, बड़ा फेमस नाम है, वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालना। ठीक है, जिन्होंने चाइनीज हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो वो कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर करें, क्योंकि यही मिलिट्री एकेडमी का जिसे सचिव बनाया गया चाओ एन लाई को, वो बाद में चीन का प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, और इसी एकेडमी ने कई फेमस प्रसिद्ध सेनापति तैयार किए और पॉलिटिशियन तैयार किए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है, वो आता है डॉक्टर सन्यास सेन की 1925 में मौत हो जाती है। और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे चाइना की डेवलपमेंट के लिए, कितनी बार वो देश छोड़कर बाहर रहे। ठीक है, बहुत सारे क्रांतिकारी स्टेप उठाए उन्होंने। तो लगातार मेहनत करते करते डॉक्टर सन्यास सेन का ना जो हेल्थ थी वो काफ़ी बिगड़ गई। ठीक है, तो वो चाहते थे कि मेरे देश में एक राष्ट्रीय एकता स्थापित हो। दिसंबर 1924 में वो सारे चीन के लिए एक नेशनल सरकार, ठीक है, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए पीकिंग जाते हैं। तो उनके जो समर्थक होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, वो उनको पीकिंग जाने के लिए मना भी करते हैं कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, सभी दल है, वो नहीं मानेंगे, एक राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए नहीं मानेंगे। तो पीकिंग में जाकर फिर दोनों पक्षों में वार्ता होती है, परंतु उन्हें पता चल गया कि पीकिंग में कोई भी राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर नहीं है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के उसके विचारों को वहां पर जो मीटिंग होती है उसको स्वीकार नहीं किया जाता और कोई समझौता भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति में डॉक्टर सन्यास सेन काफी निराश हुए, परेशान हुए, और इसी परेशानी की वजह से 12 मार्च 1925 को उनकी मौत हो जाती है पीकिंग में उनके एक मित्र के घर में। ठीक है, देशभक्ति, क्रांतिकारी और राष्ट्रीय विकास का जो मसीहा चीन के गगन पर जो ध्रुव तारे की तरह चमक रहा था वह अस्त हो गया। राष्ट्रीय एकता के संघर्ष का युग बीत गया और नया युग शुरू हो गया। मरने से पहले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया था डॉक्टर सन्यास सेन ने। मरने से पहले उन्होंने अपने समर्थकों और देशवासियों को एक संदेश दिया था, और उस संदेश में उन्होंने क्या लिखा था ये सुनना ध्यान से। अभी तक चीन में क्रांति पूरी नहीं हुई। सभी सहयोगियों को मेरे लेख, राष्ट्र निर्माण योजना, राष्ट्र निर्माण के प्राथमिक सिद्धांत, 3 सिद्धांत और क्यूमिनतांग द्वारा चलाए गए कार्यक्रम को अपनाना चाहिए। जो संधियां अपमानजनक हैं उन्हें शीघ्र से शीघ्र समाप्त करना चाहिए। मेरी यही इच्छा है और यही आदेश है। तो मरने से पहले उन्होंने एक लास्ट मैसेज अपने देश के लोगों को दिया था, और ये मैसेज उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज अपने देश के लोगों को वो देकर गए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है किसी कवि ने कि राष्ट्रीय विकास का मसीहा चीन के गगन पर जो ध्रुव तारे की तरह चमक रहा था वह अस्त हो गया, वह अस्त हो गया। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डॉक्टर सन्यास सेन के विचार। तो डॉक्टर सन्यास सेन शुरू से ही राजतंत्र के खिलाफ नहीं था। ठीक है, उसको चिंग डायनेस्टी से शुरू से ही प्रॉब्लम नहीं थी, बट जब उसको अपने देश में वो घूमता था, जब उसको लोगों की समस्याएं दिखती थी, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी में उसको प्रॉब्लम दिखी, और उसको एग्रीकल्चर में किसानों की कुछ समस्याएं दिखी, तो उसने चिंग डायनेस्टी के को जब ये पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद भी उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया। ठीक है, तो डॉक्टर सन्यास सेन के मन में
क्रांतिकारी विचारधारा उत्पन्न होना शुरू हो गई। ठीक है, कहते हैं ना कोई इंसान शुरू से बुरा नहीं होता। ठीक है, तो उसको कुछ मजबूरन स्टेप उठाने के लिए उसको फोर्स किया जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर सन्यास सेन भी शुरू से ही चिंग डायनेस्टी के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ नहीं थे, बट जब उन्होंने बहुत सारे सुधार के लिए चिंग डायनेस्टी के राजा को पत्र लिखा और उस पत्र का कोई रिप्लाई नहीं दिया राजा ने, तो उनको लगा डॉक्टर सन्यास सेन को कि चिंग डायनेस्टी चाइना का विकास नहीं करेगी, भला नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ के लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए उनको क्रांतिकारी स्टेप उठाना उनके लिए एक मजबूरी बन गया था। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डॉक्टर सन्यास सेन का राजनीतिक दर्शन। पॉलिटिकल फिलोसफर थे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और डॉक्टर सन्यास सेन का राजनीतिक दर्शन पेपर में आता ही आता है। ठीक है, उनके 3 राजनीतिक दर्शन थे, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, पीपल्स लाइवलीहुड। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर सेन यूरोप में बहुत घूमते थे, बहुत बार वो डॉक्टर सेन यूरोप गए, और उनकी मुलाकात यूरोप के हर किस्म के इंसान के साथ हुई, व्यक्ति के साथ हुई। ठीक है, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिला डिफरेंट लोगों से। ठीक है, उसने यूरोप के राजनीतिक जीवन के बारे में अच्छी तरह पढ़ा और जांचा परखा, तथा इस परिणाम पर पहुंच गया कि लोगों को अमीर और पावरफुल बनाने से लोग सच्ची और वास्तविक खुशी ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए यूरोप के प्रगतिवादी दार्शनिक अब फिर सामाजिक क्रांति लाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। डॉक्टर सन्यास सेन का राजनीतिक दर्शन उनके 3 सिद्धांतों पर आधारित था। पहला था नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। दूसरा था डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। तीसरा था पीपल्स लाइवलीहुड। ठीक है, लोगों की उपजीविका। डॉक्टर सन्यास सेन का जो राजनीतिक दर्शन है उसमें जो पहला पॉइंट है, पहला जो दर्शन है वो है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो ये नेशनलिज्म के ऊपर उन्होंने क्यों फोकस किया, उसका एक कारण था। क्योंकि जो अभी तक जो चाइनीज थे वो अपनी वफादारी अपने परिवार के साथ रखते थे, या अपने कबीले के साथ रखते थे, या अपने ज्यादा से ज्यादा अपने गांव के साथ अपनी वफादारी रखते थे। ठीक है, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई विदेशी आकर लूट रहा है देश को, कोई मतलब नहीं, कोई विदेशी राजा आके उनके देश पे अटैक कर रहा है, उनके देश को लूट रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर सन्यास सेन को लगता था कि जो चाइनीज लोग हैं, उनकी जो वफादारी है अपनी परिवार के लिए तो हो, कबीले के लिए हो, गांव के लिए हो, पर साथ ही साथ उनकी वफादारी अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए भी, अपने राज्य के लिए भी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि उनकी देश के लिए, ठीक है, कोई भी खतरा हो तो वो सारे मिलके डटकर उसका मुकाबला करें और उसके खिलाफ आंदोलन करें, उसके खिलाफ गुस्सा जाहिर करें। ठीक है, ताकि जो विदेशी साम्राज्यवाद है वो ना आए चाइना में, और उसके विरुद्ध एकता हो सभी चीनियों में। ठीक है, तो वो एक पूरे देश के लोगों में एक देशभक्ति की आग जलाना चाहते थे, ताकि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी चाइना के ऊपर अटैक ना कर सके। ठीक है, और अगर अटैक करे तो सभी चाइनीज इकट्ठे हो जाए उसका प्रोटेस्ट करने के लिए, उसके खिलाफ हमला करने के लिए।
जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी अच्छे से स्टैब्लिश हो जाए देश में, ठीक है, क्योंकि मोनार्की खत्म हुई थी चाइना में 1911 में। तो लोग एकदम से, सारे लोग खुश नहीं थे कि मोनार्की खत्म होगी, राजतंत्र खत्म हो गया, ठीक है। तो उनको भी लगता था, डॉक्टर सन्यास सेन को, कि एकदम से डेमोक्रेसी स्टैब्लिश तो हमने कर ली, बट सारे लोग अभी नहीं मान रहे, डेमोक्रेसी को पसंद नहीं कर रहे। तो उनको लगा कि डेमोक्रेसी को हमें देश में, ठीक है, स्टैब्लिश तो करना है, बट 3 स्टेप में हमने उसको स्टैब्लिश करना है। पहला तो एक सैनिक सरकार बनाए देश में, ठीक है। दूसरा, लोगों को लोकतंत्रीय शक्ति के बारे में बताया जाए कि डेमोक्रेसी में उनके हाथ में क्या क्या पावर है, ठीक है। तीसरा जो स्टेज थी, उसमें पार्लियामेंट बनाया जाए, ठीक है, पार्लियामेंट बनाया जाए और चुनाव हो, और हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री को जब चुना जाए तो लोग उसमें वोट करें, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेज है, तो ये डेमोक्रेसी की जो स्टेज है, सिद्धांत है, उसमें ये बताया था डॉक्टर सन्यास सेन ने, ठीक है। वो चाहते थे कि एकदम से हम डेमोक्रेसी को पूरा स्प्रेड नहीं करेंगे, उसे स्टेजेस में करेंगे, ठीक है। तीसरा है पीपल्स लाइवलीहुड, लोगों की उपजीविका। अब उस टाइम चीन में जो सबसे ज्यादा काम होता था वो फार्मिंग का होता था, कृषि का होता था। तो डॉक्टर सन्यास सेन को ये फील हुआ कि कई लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है, कईयों के पास है ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे जो जमीन है उसकी एलोकेशन करनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है, समान भूमि का विभाजन करना चाहिए, ताकि सबके पास जमीन हो, ठीक है, सभी लोग कृषि कर सके, और जो उनकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन खराब हुई है लोगों की, वो बेहतर हो सके, ठीक है। उसने सामाजिक रूप में गिरे हुए लोगों के लिए सामाजिक न्याय मांगा। यहां से प्रूव होता है कि जो डॉक्टर सन्यास सेन थे वह समाजवादी के साथ साथ सामाजिक सुधारक भी थे, ठीक है साथियों। तो इस लेक्चर में हमने डॉक्टर सन्यास सेन की बायोग्राफी डिस्कस करी, चीन की क्रांति जो 1911 ईस्वी में हुई थी उसमें उनका जो सिग्निफिकेंट रोल था, महत्वपूर्ण रोल था, उसके बारे में डिस्कस किया, चियांग काई शेक के बारे में डिस्कस किया, युआन शिकाई के बारे में डिस्कस किया। तो इसमें हमने जो चाइनीज हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो एक बार तो आप जरूर देखो, पर एक से ज्यादा बार देख लोगे तो आपको चाइनीज हिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो लाइफ टाइम याद हो जाएगा, ठीक है। और जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है, ठीक है, क्योंकि मोनार्की खत्म करके वहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। तो आप आगे टॉपिक में पढ़ोगे कि एक और रेवोल्यूशन होता है 1949 में, उसके तहत क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी स्टैब्लिश होती है चाइना में, ठीक है। और आपको पता ही है कि कम्युनिस्ट पार्टी अभी भी आज के टाइम में भी रूल कर रही है चाइना में, ठीक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन आ जाता है वो यहां से भी आ जाता है कि डॉक्टर सन्यास सेन की का राजनीतिक दर्शन के बारे में बताए, ठीक है। इसके बारे में नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, पीपल्स लाइवलीहुड, लोगों की उपजीविका, तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये आपको एमए हिस्ट्री में भी ये टॉपिक आता है, ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे वहां पर भी ये यहां से क्वेश्चन आता है। आप बीए कर रहे हो, ठीक है,
और आपके पास हिस्ट्री है तो वहां पर भी ये आपको काम आएगा। और हिस्ट्री, चाइनीज हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, चियांग काई शेक की बायोग्राफी बनाई हुई है, ठीक है। और उसके बारे में आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी आप वो वीडियो देख सकते हो। चाइनीज हिस्ट्री की जितनी भी वीडियोस है वो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।